मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का छठा दिन है। अमेरिका और इजरायल ईरान को मिटाने पर तुले हैं। ईरान भी भयंकर पलटवार कर रहा है। हर तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक के साथ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। वर्तमान हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से भी बात की है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विश्व आज अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर पश्चिमी एशिया तक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से कोई समाधान नहीं होगा। डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही समस्या का हल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल ने कहा कि अभी आगे और तूफान आने वाला है। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई है। हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाज पर हमला कर उसे डुबा दिया है। फिर भी हमारे पीएम चुप है। ऐसे वक्त में एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से भारत में तेल की सप्लाई खतरे में है। एलपीजी और एलएनजी के लिए हालत और भी खराब है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में फिलहाल कच्चे तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास स्टॉक अभी संतोषजनक है। भंडार को हर दिन रिफिल किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई के लिए भारत सरकार दूसरे सप्लायर्स देशों के साथ भी संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को तेल बेचने की पेशकश की है। ईरान जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने अब अजरबैजान पर ड्रोन अटैक किया है। ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये ड्रोन एयरपोर्ट के पास गिरा, जबकि दूसरा स्कूल के पास। हालांकि ईरान ने अजरबैजान पर हमले से इनकार किया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं। नक्शिवन में हुई स्ट्राइक की जांच होनी चाहिए। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक साइट पर बड़ा हमला किया है। ये साइट ईरान के गिरफ्त में है। यहीं से ईरान इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग रहा है। यद्स से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें आग के गोले उठते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल साइट है और ईरान ने यहां भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरा जमा किया हुआ है। हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर अमेरिकी हमले पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएस को कड़ी चेतावनी दी है। अरागची ने कहा कि अमेरिका इजरायल ने हमारी वॉरशिप को डुबोकर गलती कर दी है। अमेरिका ने जो कदम उठाया उसका अंजाम उसे आगे चलकर जरूर भुगतना पड़ेगा। जिस जहाज पर अमेरिका ने हमला किया वो भारत का मेहमान था। जहाज पर करीब 130 लोग सवार थे। ईरान ने फिलिस्तीन के ऊपर से इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। फिलिस्तीन में इजरायल के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया है। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें ईरानी मिसाइलें इजरायल की ओर जाती दिख रही हैं। ईरान ने इजरायल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं वो फिलिस्तीन के ऊपर से गुजरते हुए तेल अवीव पर हमला कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार, अमित शाह और नितिन नवीन तीनों एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार 20 साल बाद दिल्ली के राजनीति में लौट रहे हैं। इससे पहले वो अटल सरकार में रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। शाह ने कहा कि लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार को जंगलराज से मुक्त करने का काम किया। इतने लंबे कार्यकाल में उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है।
राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के ही दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा के विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने और कृषि मंत्री भी रहे। 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। हालांकि डिप्टी सीएम दो रहेंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम के लिए निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और पिछड़ी जाति के यादव से आते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है, ये लोग उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जो मैंने कहा था आखिर में वही हुआ। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है। बिहार में अब रबर स्टैंप सीएम बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसी साल जनवरी में नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। 2010 से वो लगातार बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नितिन नवीन काम कर चुके हैं। नीतीश और नितिन नवीन के अलावा एनडीए से शिवेम राम, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 24 फरवरी से शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों की ओर से 120 सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसने हर किसी का मन मोह लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ढोल मंजीरों के थाप पर थिरकते नजर आए। उन्होंने कलाकारों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। धामी का चंपावत दौरा काफी अहम रहा। कार्यकर्ताओं में उमड़ी भीड़ ने धामी सरकार के कार्यों पर जनता के विश्वास की मजबूत झलक पेश की है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी मिल गई है। फडणवीस कैबिनेट ने एंटी कन्वर्शन बिल को मंजूरी दे दी है। कानून के तहत जबरन, धोखे और लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। तो वही मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश में दूसरा या तीसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबे के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति को डिलीवरी के लिए 25,000 रुपए देंगे। सीएम नायडू ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में 58% परिवार के पास केवल एक बच्चा है। करीब 2,17,00,000 परिवारों में 2 बच्चे हैं। तो वहीं सीएम नायडू ने आगे कहा कि राज्य की प्रजनन दर 1.5 है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 होनी चाहिए। शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 900 अंक की बढ़त के साथ बंद 80,016 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 285 अंक की बढ़त रही और निफ्टी 24,766 के स्तर पर बंद हुआ
ऑटो, मेटल, फार्मा और एनर्जी शेयर्स में आज तेजी देखी गई। वहीं दूसरी ओर आईटी शेयर्स में भी आज गिरावट रही, जो पॉलिटिकल तनाव के चलते देश भर में महंगाई बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल नजर आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में 1% की तेजी दर्ज की गई है। कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत $83 के करीब पहुंच गई है। तो वहीं 4 दिनों में कच्चे तेल की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपोर्ट का मानना है कि तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक हो सकती है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में बदलाव रहा। 24 कैरेट सोने के दाम में 275 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,800 रुपए पर गया। तो वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 1,665 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,67,225 हो गया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते सोने चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम वासविक पर हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तानी यूट्यूबर हमाद बरकती ने धमकी दी थी। बरकती ने दावा किया कि हम सलीम को गोली भी मार सकते थे, लेकिन सलीम को तड़पाने के लिए उसका गला रेत दिया। और आपको बता दें कि गुलफाम और ज़ीशान ने सलीम वासविक की गर्दन पर चाकू से 14 बार वार किए थे। इस दौरान एक्स मुस्लिम सलीम झटपटाता रहा, लेकिन मुस्लिम आर्मी के ऑर्डर पर गुलफाम और ज़ीशान वार करते रहे। साइबर अपराधियों की निशाने पर अब जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी एमएलसी को डिजिटल अरेस्ट रखने की कोशिश की गई। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और एटीएस का अधिकारी बताकर 1.5 घंटे तक अरेस्ट रखने की कोशिश की। तो वहीं शैलेंद्र सिंह को अज्ञात नंबर से कॉल आया और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर करीब 1.5 घंटे ठगों ने उलझा कर रखा। बातचीत के दौरान एमएलसी को पूरे मामले पर शक हुआ तो उन्होंने कॉल काट दी। घटना के बाद शैलेंद्र सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में मामूली विवाद में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पिस्टल से खुलेआम फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि अरविंद पांडे नाम के इस युवक की कार रिवर्स करने के दौरान बाइक सवार से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाइक सवार युवक देसी पिस्टल लेकर आया और गोली चली। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर डीटीसी की ई बस में भीषण आग लग गई है। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दिखा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एमपी के भोपाल में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई पुलिस कर्मियों को चोट भी आई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 2 गुटों में झड़प हो गई। जमकर लात घुसे और हाथापाई हुई। हिंसक झड़प में 5 डॉक्टर घायल हो गए। दरअसल कॉलेज कैंपस में होली खेलने के दौरान एक डॉक्टर तेज रफ्तार से कार लेकर घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। कुछ छात्रों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते 2 गुटों के झड़प हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।